कभी सोचा है कि सुबह सुबह हमारे घर के बाहर से कचरा कौन उठाता है? या जब मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? और तो और, जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? हम सब शायद यही कहेंगे, नगर निगम या नगर पालिका। लेकिन सवाल ये है कि इन संस्थाओं को ये सारी शक्तियां, ये सारी जिम्मेदारियां मिलती कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मजे की बात यह है कि ये पावर कोई मामूली पावर नहीं है। ये सीधे भारत के संविधान से आती है। सीधे संविधान से? जी, संविधान के भाग 9A में इन सभी संस्थाओं की नींव रखी गई है। इस हिस्से को 1992 में 74वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। लेकिन यह संशोधन सिर्फ शहरों को चलाने के लिए नियम नहीं बनाता। यह एक तरह से गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को शहरी माहौल में लागू करने की एक संवैधानिक कोशिश थी। अच्छा। कि असली शक्ति, असली लोकतंत्र लोगों के सबसे करीब होना चाहिए, उनकी अपनी गली, अपने मोहल्ले में। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है। हम मेयर और वार्ड पार्षद की दुनिया को, उनके कामकाज को और हमारे शहरी जीवन को चलाने वाली इस पूरी व्यवस्था को संविधान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नगर पालिकाएं मतलब होती कितने तरह की हैं, क्योंकि हर शहर तो एक जैसा नहीं होता। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की जरूरतें किसी छोटे शहर या कस्बे से बहुत अलग होती हैं। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान का अनुच्छेद 243Q शहरों की सरकार को 3 स्तरों पर बांटता है। 3 स्तरों पर? जी, पहला है नगर पंचायत। नगर पंचायत ये उन क्षेत्रों के लिए है जो कह सकते हैं गांव से शहर बन रहे हैं। अच्छा, जो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा है नगर परिषद, जो छोटे शहरों के लिए है। और तीसरा नगर निगम, जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों के लिए है। और ये 3 स्तरीय बनावट जो है, ये बहुत सोच समझकर तैयार की गई है। इसका मकसद है कि स्थानीय शासन की बनावट उस क्षेत्र की जनसंख्या और विकास की जरूरतों के हिसाब से हो। मतलब जैसी जरूरत वैसा सिस्टम। हाँ, एक इलाका जो अभी शहरी बन रहा है, वहाँ की मुख्य समस्याएं शायद सड़क, बिजली, पानी की बुनियादी सप्लाई से जुड़ी होंगी। उनके लिए नगर पंचायत काफी है। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में समस्याएं कहीं ज्यादा जटिल हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्लम रिहैबिलिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रदूषण। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। तो इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक नगर निगम जैसी शक्तिशाली और बड़े संसाधनों वाली संस्था की जरूरत पड़ती है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा होता है? कई बार हम देखते हैं कि छोटे शहर जो शायद नगर परिषद के दायरे में आते हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां समस्याएं महानगरों जितनी जटिल हो जाती हैं, पर उनके पास नगर निगम जैसी शक्ति या संसाधन नहीं होते। तब क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और भारत के शहरीकरण की एक बड़ी चुनौती भी। संविधान एक ढांचा देता है, लेकिन किसी क्षेत्र को नगर पंचायत से नगर परिषद या फिर नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड करना, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो ये राज्य सरकार तय करती है? जी, और कई बार इस प्रक्रिया में राजनीतिक या प्रशासनिक देरी होती है। नतीजा ये होता है कि शहर की जरूरतें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन उसे संभालने वाली संस्था पुरानी और कमजोर ही रह जाती है। यहीं पर शहरी प्लानिंग और गवर्नेंस का असली टेस्ट होता है। अच्छा, तो शहर के लेवल पर संस्था बन गई, पर इतने बड़े शहर का प्रशासन जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? मेरा मतलब, मेयर या कमिश्नर तो हर गली में नहीं आ सकते। यहीं पर वार्ड का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 243R के तहत पूरे शहर को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से वहां के लोग सीधे वोट देकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। इसी प्रतिनिधि को हम पार्षद, कॉर्पोरेटर या काउंसलर जैसे नामों से जानते हैं। ये पार्षद ही हमारे मोहल्ले की आवाज नगर निगम या नगर परिषद के सदन तक पहुंचाते हैं। मुझे याद है, एक बार हमारे इलाके में पानी की पाइपलाइन फट गई थी। हमने हर जगह फोन किया, जल बोर्ड के दफ्तर में, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में जब तंग आकर सबने मिलकर वार्ड पार्षद को घेरा तो उन्होंने 2 घंटे में टीम भिजवा दी।
तब मुझे समझ आया कि ये पद जमीनी स्तर पर कितना जरूरी है। ये वो पहला दरवाजा है जिसे नागरिक खटखटा सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए संविधान में एक और व्यवस्था है। अनुच्छेद 243(s) में वार्ड समितियां। वार्ड समितियां? जी, संविधान कहता है कि जिन शहरों की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये एक तरह से मिनी नगर पालिका की तरह काम करती हैं, जो अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लेती हैं। अच्छा। इसका मकसद शासन को और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना है, ताकि लोगों को हर छोटी चीज के लिए नगर निगम के बड़े दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये तो हुई टीम बनाने की बात कि कौन खेलेगा और कहाँ खेलेगा। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक टीम में ये जरूरी है कि हर तरह के खिलाड़ी हों। क्या संविधान इस बात का ध्यान रखता है कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले? हाँ, और ये इस पूरे सिस्टम की कह सकते हैं आत्मा है। अनुच्छेद 243(t) में आरक्षण के नियम बहुत स्पष्ट हैं। इसमें कहा गया है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3? ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसका असल में क्या असर होता है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इससे नीतियों पर भी कोई फर्क पड़ता है? इसका जबरदस्त असर होता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य सिर्फ केंद्र या राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करना था। जब हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो नीतियां ज्यादा समावेशी और प्रभावी बनती हैं। उदाहरण के लिए, कई स्टडीज दिखाती हैं कि जिन वार्डों में महिला पार्षद होती हैं, वहां पीने के पानी, स्वास्थ्य और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, प्रतिनिधित्व के साथ साथ कार्यकाल की स्थिरता भी जरूरी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 243(u) के मुताबिक नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर किसी वजह से कोई नगर पालिका समय से पहले भंग हो जाती है, तो संविधान ये अनिवार्य करता है कि 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएं। ये राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। सोचिए, अगर ऐसा ना हो, तब तो राज्य सरकारें अपनी मर्जी से नगर निगमों को भंग कर सकती हैं और सालों तक चुनाव नहीं कराएंगी। सही बात है। ऐसे में शहर का पूरा शासन एक प्रशासक या नौकरशाह के हाथ में आ जाएगा, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। यह नियम सुनिश्चित करता है कि स्थानीय लोकतंत्र की निरंतरता बनी रहे। ठीक है, तो हमने टीम बना ली, उसके खिलाड़ी चुन लिए, उनका कार्यकाल भी तय कर दिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस टीम का काम क्या है, इनके अधिकार क्या हैं? इसका जवाब हमें संविधान की 12वीं अनुसूची में मिलता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243(w) में है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों की एक सूची दी गई है। 18? जी, ये एक तरह से उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी काम है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं, जैसे शहरी योजना यानी शहर का मास्टर प्लान बनाना, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और कचरा प्रबंधन, शहर की सड़कों और पुलों का निर्माण और रखरखाव, और जैसा हमने शुरू में बात की थी, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। ये सिर्फ एक कामों की सूची नहीं है, ये शहरी जीवन की गुणवत्ता का खाका है। आप सोचिए, जब कोई शहर बाढ़ में डूबता है तो लोग अक्सर मेयर या सरकार को दोष देते हैं। हाँ, देते हैं। लेकिन असल में इस सूची के कम से कम 4 विषय सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। शहरी योजना, क्या नालों पर अवैध निर्माण हुआ? जलापूर्ति, क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक था? सार्वजनिक स्वास्थ्य, बीमारियों को रोकना, और सड़कों का रखरखाव। तो ये सूची हमें ये समझने का एक फ्रेमवर्क देती है कि शहर की विफलताएं असल में किन किन स्तरों पर हो रही हैं। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। 18 काम। मेरे मोहल्ले में तो इसमें से आधे काम नहीं होते, और पार्षद से पूछो तो उनका एक ही जवाब होता है, फंड नहीं है। तो क्या ये सिस्टम सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है? इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? और आपने उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जो शहरी शासन की सबसे बड़ी कमजोरी है, पैसा। अनुच्छेद 243(x) नगर पालिकाओं को कुछ टैक्स लगाने और वसूलने की शक्ति देता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापनों पर टैक्स
और कुछ मामलों में टोल टैक्स। ये उनकी अपनी कमाई का जरिया है। पर क्या ये काफी है? एक बड़े शहर का बजट तो हजारों करोड़ का होता है। सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहीं पर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, अनुच्छेद 243Y में, जिसका जिक्र है राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग जी, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य काम यह सिफारिश करना है कि राज्य सरकार अपने टैक्स राजस्व का कितना हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को देगी। ये एक तरह से केंद्र के वित्त आयोग जैसा ही है, लेकिन राज्य स्तर पर काम करता है। लेकिन क्या ये राज्य वित्त आयोग वाकई स्वतंत्र है? अक्सर ये आरोप लगता है कि राज्य सरकारें इनकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर देती हैं या बहुत कम पैसा देती हैं, जिससे शहर का विकास रुक जाता है। क्या संविधान में इसे लेके कोई सुरक्षा कवच है? ये भारतीय संघवाद का एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। संविधान राज्य वित्त आयोग के गठन को तो जरूरी बनाता है, लेकिन उसकी सिफारिशों को मानना या ना मानना राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ देता है। ओह, तो मतलब वो बाध्य नहीं है? नहीं, यहीं पर राजनीति हावी हो जाती है। अक्सर अगर राज्य और नगर निगम में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो तो फंड्स को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह संवैधानिक ढांचे की एक व्यवहारिक सीमा है जिससे आज भारत के लगभग सभी शहर जूझ रहे हैं। सही बात है। वित्तीय स्वायत्ता के बिना सच्चा स्थानीय स्वशासन संभव नहीं है। मतलब संविधान ने रास्ता तो दिखाया है, पर उस पर चलने की इच्छा शक्ति अभी भी राजनीतिक दलों पर निर्भर है। चलिए अब उन चेहरों पर आते हैं जो इस व्यवस्था को चलाते हैं। हमने बात की कि पार्षद को तो वार्ड की जनता सीधे वोट देकर चुनती है, लेकिन शहर के प्रथम नागरिक यानी मेयर का चुनाव कैसे होता है? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, यहाँ पर भारत में एकरूपता नहीं है। अलग अलग राज्यों ने अपने कानूनों में अलग अलग व्यवस्था अपनाई है। मोटे तौर पर 2 मॉडल हैं। 2 मॉडल? जी, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जनता सीधे मेयर के लिए वोट करती है। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन। और दूसरा मॉडल क्या है? दूसरे मॉडल में, जो मुंबई जैसी जगहों पर है, जनता सिर्फ पार्षदों को चुनती है। फिर ये चुने हुए पार्षद सदन के अंदर अपने में से ही किसी एक को मेयर के तौर पर चुनते हैं। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो इन दोनों तरीकों में बेहतर कौन सा है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मेयर कैसे चुना गया? फर्क तो पड़ता है, और दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जब मेयर को जनता सीधे चुनती है तो उसके पास एक बहुत मजबूत जनादेश होता है। वो पूरे शहर का प्रतिनिधि होता है और उसे नीतियों को लागू करने में ज्यादा अधिकार महसूस होता है। लेकिन इसमें टकराव की संभावना भी रहती है। अगर मेयर किसी और पार्टी का हो और सदन में पार्षदों का बहुमत किसी और पार्टी का हो। अच्छा, जिसे ग्रिडलॉक कहते हैं। बिल्कुल, जहां काम रुक जाता है। और जब पार्षद मेयर को चुनते हैं तब मेयर और सदन के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद रहती है, क्योंकि वो उन्हीं में से एक होता है और सदन के प्रति ज्यादा जवाबदेह होता है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि मेयर के पास उतना शक्तिशाली जनादेश ना हो। वो हमेशा पार्षदों के समर्थन पर निर्भर रहता है और कई बार कड़े फैसले लेने से बचता है। तो एक तरफ मजबूत नेतृत्व का मॉडल है और दूसरी तरफ ज्यादा सहयोगात्मक शासन का। भारत में दोनों ही मॉडल चल रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात साफ होती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ संसद और विधानसभाओं में होने वाली बड़ी बड़ी बहसें ही नहीं है। लोकतंत्र हमारी गली में भी है। हमारे घर के बाहर की साफ सड़क, नलों में आने वाला साफ पानी और पार्क में जलती हुई लाइट भी लोकतंत्र का ही एक बहुत जरूरी और जमीनी हिस्सा है। सही कहा। संविधान का भाग 9A इसी जमीनी लोकतंत्र को ताकत देता है, भले ही जमीन पर उसे लागू करने में कई चुनौतियां हों। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने समझा कि संविधान ने शहरों के स्थानीय शासन के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया है, चुनाव, आरक्षण, जिम्मेदारियां, वित्त, सब कुछ। लेकिन इस ढांचे को जमीन पर प्रभावी बनाने में एक नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? क्या स्थानीय शासन में हमारी भागीदारी सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने तक ही सीमित रहनी चाहिए, या इससे आगे भी कुछ करने की गुंजाइश है? इस पर जरूर सोचिए।